जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और यह हमारी गणित शिक्षा शास्त्र के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसकी यह वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और टोटल यहाँ पर 4 वीडियोस में आपको ये 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आप सॉफ्ट स्टडी तो हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके ये सभी PDF बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। इसीलिए वीडियो की लेंथ कम रखी गई है, क्योंकि कुछ जो छात्र हैं वो बीच में वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। इसलिए वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 4 पार्ट में आपको ये 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस वीडियो का, और जो 26वां क्वेश्चन है लिखा हुआ है, द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कल के वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन ए है मिलीग्राम, ऑप्शन बी है सेंटीग्राम, ऑप्शन बी है डेसीग्राम, या फिर ऑप्शन डी है ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई हो जाती है वो हो जाती है आपकी मिलीग्राम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं मिलीग्राम की, तो 1 ग्राम बराबर होते हैं यहाँ पर 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। सेंटीग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में पाए जाते हैं 100 सेंटीग्राम, और डेसीग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में पाए जाते हैं 10 डेसीग्राम, और ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में पाया जाता है 1 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी यूनिट थी, उसकी सबसे बड़ी जो यूनिट थी द्रव्यमान मापने की, वो किलोग्राम थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मूल्यांकन से है, मापन से है, सांख्यिकी से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ज्यामिति, जिसे हम रेखा गणित के नाम से भी जानते हैं, ज्यामिति का जो संबंध है वह किससे? मापन से है। ज्यामिति में जो भी यहाँ पर संपादित किया जाता है, जैसे कि प्रमेय हो गया आपका, सरल रेखा, रेखा चित्र, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि, ये सभी मापन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्यामिति का संबंध किससे है? मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? बालकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर आप स्वयं अध्यापक बनने वाले हैं इस MP टेट वर्ग 3 में सेलेक्ट होकर, या फिर जिस भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे C-टेट हो, UP टेट हो। तो दोस्तों, आप स्वयं एक जो है अध्यापक बनने वाले हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ के आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी है क्रियात्मक कार्य प्रधानता, ऑप्शन सी है यहाँ पर गणित में मनोरंजन को स्थान देना, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बालकों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए अध्यापक को कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो ये सभी उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से गणित को रुचिकर बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? जीवन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक गतिविधि में, सांस्कृतिक गतिविधि में, नैतिक गतिविधि में, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जीवन की किस गतिविधि में सर्वाधिक उपयोग होता है गणित का? तो ये आर्थिक गतिविधि में। आर्थिक गतिविधि जो पैसों से संबंधित होती है, लेन देन से संबंधित होती है। ठीक है, जहाँ पर अर्थ का मतलब
रुपयों का लेन देन होता है, धन का लेन देन होता है, वे आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। इन आर्थिक गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 30, लिखा हुआ है किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये जो गणित की विधियां हैं, चाहे वो आपकी निगमन विधि हो, आगमन विधि हो, विश्लेषण विधि हो, संश्लेषण विधि, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं और यहाँ से मैथ्स पेडागोजी में क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने वाली विधि है, तो यह निगमन विधि है। ठीक है, यह सूत्रों पर आधारित विधि है और उच्च कक्षाओं में इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 31, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है साधारण शिक्षण विधि, असाधारण शिक्षण विधि, प्रभावशाली शिक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि। ठीक है, तो गणित को रोचक एवं सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है मनोवैज्ञानिक विधि। यदि गणित को मनोवैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाया जाता है तो गणित अधिक रोचक और सुग्राही सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लिखा हुआ है आगमन विधि में बढ़ा जाता है। आगमन विधि में बढ़ाया जाता है। अभी पहले हमने बात की निगमन विधि की, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगमन विधि की। ठीक है, तो आगमन जो विधि है इसमें उदाहरणों से अप्रत्यक्ष की तरफ बढ़ाया जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें हम चलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो निम्न कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं, माध्यमिक कक्षाओं में इस विधि का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। पहले उदाहरण छात्रों को बता दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के हिसाब से जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं को वहां पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं निगमन विधि में, और यहाँ पर आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लिखा हुआ है कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया है। कक्षा शिक्षण में अध्यापक क्रिया है। समस्या प्रस्तुत करना, अध्यापक की जो क्रिया है वो यहाँ पर आपको बतानी है। समस्याएं प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये सभी अध्यापक की क्रियाएं हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ है विज्ञान एवं गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। विज्ञान एवं गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। गणित विज्ञान की हाथ पैर है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी कथन जो हैं गणित और विज्ञान के संबंध में सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन किया जाना चाहिए। यहाँ पर परमानेंट दुकान की बात नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, स्कूल में एक बैंक भी खोली जानी चाहिए। ठीक है, स्कूल में एक बैंक भी खोली जानी चाहिए। ये भी व्यवहारिक ज्ञान के लिए होना चाहिए। और स्कूल का जो सहकारी भंडार होता है, जहाँ पर स्कूल का जो सामान रखा होता है, जहाँ से छात्र व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो है आपके स्कूल में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है। तो कौन सी विधि हो जाती है यहाँ पर? उदाहरणों से नियमों की तरफ चलते हैं आगमन विधि में हम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि बात हो उदाहरण से नियमों की तरफ से, उदाहरण से नियमों की तरफ, तो वहां पर आपको आगमन विधि टिक करके आ जाना है एग्जाम में। ठीक है, बात हो यदि नियमों से उदाहरणों की तरफ, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, उदाहरण से नियमों की तरफ बात हो तो आगमन विधि, और नियमों से उदाहरण की तरफ बात हो तो
निगमन विधि। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसे रिलेट कर सकते हैं, निगम में पहले नी आता है और नियम में भी पहले यहाँ पर नाम छुट्टी की मात्रा नी आता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो निगमन में नियमों से उदाहरण की तरफ और आगमन में उदाहरण से नियमों की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 गणित शिक्षा की सहायक दृश्य सामग्री है। गणित शिक्षा की सहायक दृश्य सामग्री है तो श्यामपट्ट है, मॉडल, चित्र या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी जो दृश्य सामग्रियां जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनके माध्यम से अधिगम कार्य को संपन्न कराया जाता है, वो दृश्य सामग्रियां होती हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट भी दृश्य सामग्री है, मॉडल भी दृश्य सामग्री है, चित्र भी दृश्य सामग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। तो विश्लेषण विधि को पिछली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। यहाँ पर ज्ञान का विखंडन करना, ज्ञान का समग्र रूप, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। ठीक है, तो जो विश्लेषण विधि से संबंधित है वो है ज्ञान का विखंडन करना। ठीक है, जो समस्याएं होती हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, फिर उनका विधिवत विश्लेषण करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान का विखंडन करना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है। तो परंपरागत, वातावरण से पूर्ण, शिक्षा देने का विषय या फिर उपर्युक्त सभी। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 12 मध्य रात्रि का समय, 12 बजे के बाद मध्यरात्रि का जो समय होता है 12 बजे के 3 घंटे के बाद होगा। ठीक है, 12 बजे के 3 घंटे के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर रात्रि के 3 बजे होंगे, लेकिन अब आपको बताना है ये AM होगा या फिर PM होगा या फिर 9 PM होंगे या फिर 3 AM होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम AM और PM की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अपराह्न और मध्याह्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 मध्यरात्रि के समय 3 घंटे के बाद का जो समय होगा वो 3 AM होगा। ठीक है, आप सभी घड़ी देखते होंगे, चाहे डिजिटल घड़ी देखते हो या फिर एनालॉग। यहाँ पर AM और PM सभी जानते होंगे, जो मॉर्निंग का समय होता है रात के 12 बजे से दोपहर के 11 बज के मतलब सुबह के 11:59 तक का जो समय होता है वो क्या होता है, AM होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AM का आपको मतलब पता नहीं होगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको AM PM का मतलब पता नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं AM की। तो AM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी मेरिडियम। ठीक है, एंटी मेरिडियम। ये जो एंटी मेरिडियम शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। एंटी का मतलब होता है पहले, एंटी का मतलब होता है पहले, और जो मेरिडियम है, मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर। ठीक है, तो दोपहर के पहले का जो समय होता है वो होता है AM। इसे हम पूर्वाह्न कहते हैं, जो पूर्वाह्न बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर AM को हम पूर्वाह्न बोलते हैं और AM का जो फुल फॉर्म होता है वो एंटी मेरिडियम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो PM है, तो PM का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो होता है। इसके अलावा जो समय में PM का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद का और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है वो पोस्ट मेरिडियम कहलाता है और इसे हम मध्याह्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आपने सुना होगा मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर के बाद का खाना। तो इसे आपको याद रखना है, AM मतलब एंटी मेरिडियम और PM मतलब पोस्ट मेरिडियम, दोपहर के बाद का समय। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती हैं। 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती हैं, इसमें बने कोणों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 रेखाएं हैं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को वो काटती हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो कोण बनेंगे कितने कोण बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 रेखाएं खींच लेते हैं जो एक दूसरे को काटेंगी। तो एक रेखा हमने ये खींच ली, एक रेखा इसे काटते हुए ये खींच ली और दूसरी रेखा दोनों को काटेगी, एक दूसरे को काटती हैं तो दोनों को काटते हुए ये खींच ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने कोण बन जाते हैं, एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण यहाँ बनता है, एक कोण, टोटल एक यहाँ पर
4 कोण बन जाते हैं एक जगह पर, तो 3 जगह पे यहाँ पर टोटल 12 कोण बन जाएंगे। तो टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जब 3 रेखाएं एक दूसरे को युग्मों में प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो वहां पर 12 कोण बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लिखा हुआ है प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है संख्या रेखा का निर्माण, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना, घरेलू हिसाब किताब करना, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत क्या आता है यहाँ पर, संख्या रेखा का निर्माण करना, ये प्रयोगिक गणित होती है। इसके अलावा बाजार, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना, ये हमारा क्या हो जाता है, व्यवहारिक गणित। ठीक है, ये हमारे व्यवहारिक गणित के उदाहरण हो जाते हैं, घरेलू हिसाब किताब करना एवं बाजार में वस्तुओं को खरीदना बेचना आदि। और यहाँ पर जो प्रयोगिक गणित का उदाहरण है वो होगा संख्या रेखा का निर्माण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है, तो ये जो विधि है यह निगमन विधि हो जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यह तर्कों पर आधारित विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, लिखा हुआ संश्लेषण विधि द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कथन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, सुनना आप इस कथन को। परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रोफेसर यंग का, माउंटेसरी का है, स्पेंसर का है, या फिर आर्यभट्ट का है। तो यह जो कथन है यह कथन है प्रोफेसर यंग का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लिखा हुआ है एक रेखा पर कम से कम कितने विविध बिंदु हो सकते हैं। ये यहाँ पर एक रेखा है और एक रेखा पर कितने विविध बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र 2 विविध बिंदु हो सकते हैं। एक हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, दूसरा हो जाएगा राइट साइड, दोनों कोने पर। ठीक है, दोनों छोरों पर 2 बिंदु हो सकते हैं, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। लिखा हुआ है ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति हुई है। ह्यूरिस्टिक जो विधि है, सबसे पहले यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका अर्थ होता है स्वयं के द्वारा खोजना, या फिर मैं स्वयं खोजता हूँ। ठीक है, आई फाइंड आउट विद माई सेल्फ। ठीक है, तो इस विधि के जो जन्मदाता हैं, वो जन्मदाता का नाम आपको याद रखना है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से याद नहीं करना है आपको इसे, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपको हेनरी एडवर्ड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये जो विधि है ये ग्रीक भाषा के शब्द से ली गई है, और ग्रीक भाषा को जो शब्द है उस ह्यूरेस्को। ठीक है, ह्यूरेस्को से बनी है ये ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक की व्युत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है, ह्यूरेस्को शब्द से हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 48, ह्यूरेस्को किस भाषा का शब्द है। तो हमने यहाँ पर बात की ह्यूरेस्को ग्रीक भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, लिखा हुआ है ह्यूरेस्को शब्द का अर्थ क्या होता है। ह्यूरेस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, खोज करना। ठीक है, खोज करना होता है ह्यूरेस्को का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। तो ह्यूरिस्टिक विधि का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो है स्वयं करके सीखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ह्यूरिस्टिक विधि को समझ पाए होंगे और इतने ही क्वेश्चन इस विधि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तरमाला भी नीचे लिखी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।